नमस्कार साथियों। और बेटा जी कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ। देखो हम बात कर रहे थे कल। कल हमने एक डेमो क्लास तो ले ली थी। आज और मैंने एक और डेमो क्लास रखी है। कल हमने पढ़ा था 1 से लेके 6 चैप्टर के बीच में पढ़ा था हमने। आज 7 से लेके 14 चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई? हाँ भाई, इसके बाद में हम हमने हमारी जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है भाई? और आपके सामने है। चले भाई फिर। हाँ, चलते फिर। देखो भाई, आज हम समझते हैं भाई निर्देशांक ज्यामिति। देखो आपके 9th क्लास में भी आया होगा निर्देशांक ज्यामिति। जो चैप्टर है उधर चैप्टर 3rd था, और इधर है आपके सामने चैप्टर संख्या 7। ठीक है भाई? निर्देशांक ज्यामिति। कोई बताएगा मुझे निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? ठीक है भाई? देखो नाव से तो पता है निर्देशांक। देखो बिंदु के निर्देशांक आपको पता है। जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक है 5 और 4। ठीक है भाई? ये है इसका मतलब, तो आप समझते हैं निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखो, जियो 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 का मतलब जियो कंपनी नहीं, जियोग्राफी। ठीक है भाई? भूगोल। जियोग्राफी भूगोल होती है। मेट्री का मतलब होता है मापन। मतलब भूगोल का जो मापन है वो ही क्या है? जियोमेट्री है। आई बात में? भाई भूगोल का मापन जियोग्राफी जियोमेट्री है। ठीक है भाई? आपके सामने। अब मुझे एक बात बताओ, भूगोल का मापन कैसे करते हैं? जैसे आपके सामने है, आपको पता है हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है भाई? हाँ। एक तो आपके सामने अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं होती है ना भाई? भाई कोई भूगोल में पढ़ा होगा भाई, अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं खींचते हो भाई। इधर आता है आपके सामने उत्तर, और यहाँ पे आता है दक्षिण। ठीक है भाई? नॉर्थ साउथ। ठीक है भाई? ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, और ये आ जाएगा पूर्व, और ये आ जाएगा आपके सामने पश्चिम। ठीक है भाई? तो आपको पता है जो इंडिया है, यहाँ पे पड़ता है इंडिया। कहाँ पे है? यहाँ पे भारत आता है। आता है ना भाई? जब आप ज्योग्राफी में जब आप मैप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी। ठीक है भाई? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भाई विश्व में भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये तो हम भूगोल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैथ में क्या होता है भाई? हमें क्या है, जैसे हमें किसी की स्थिति ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? किसी की स्थिति ज्ञात करनी है। मान लेते हैं भारत ही मान लेते हैं एक बार के लिए। हमें किसी की स्थिति ज्ञात करने, कोई वस्तु है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है भाई? तो हम एक रेखा खींचते हैं। जैसे आपने खींचा ना उत्तर दक्षिण रेखा, वैसे ही हमारे सामने एक तो होती है रेखा एक्स वाई, ये होती है वाई एक्स रेखा। ठीक है भाई? उत्तर दक्षिण रेखा को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्स रेखा। और इधर कौन सी आती है आपके सामने? एक्स एक्स रेखा। इधर कौन सी रेखा आती है भाई? एक्स एक्स रेखा। अरे बेटा वहां पे हम उत्तर दक्षिण बोल देते हैं, और यहाँ पे वाई एक्स बोल देते हैं। ठीक है भाई? उधर हम पश्चिमी पूर्व बोल देते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स बोल देते हैं। ठीक है भाई? इतना ही फर्क है, गणित में लिखा है। अब देखो देखो, भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व में। अगर हम गणित में बात करेंगे, किसी बिंदु की स्थिति बतानी हो, तो हम क्या करेंगे? देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रेखा है आपके सामने एक्स अक्ष है। मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्स है, ये है मूल बिंदु। कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब है आपका मूल स्थान कहाँ पे है? आपका घर है। तो आप घर से ही जाते होंगे, कहीं पे भी जाओ आप। ठीक भाई? आप कहीं पे भी जाओ तो अपने घर से ही निकलते हो ना। तो ये मूल बिंदु से निकल रहा है। मूल बिंदु के आगे की ओर जाओगे तो प्लस में नंबर आते हैं। किसमें आते हैं भाई? प्लस के नंबर आते हैं। ठीक है? अगर मूल बिंदु के पीछे पीछे जाना है, बेग जाना है, तो बेग जाओगे तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस में नंबर आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे भाई? माइनस में नंबर आ जाएंगे। ठीक है भाई? तो मूल बिंदु के ऊपर जाना है। भाई आपको ऊपर जाना है, तरक्की करनी है। जब आप तरक्की करते हो तो प्लस में आते हैं ना नंबर। ठीक भाई? अब जैसे किसी का लॉस हो जाता है, नीचे जा रहे हो आप, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, आप इस मूल बिंदु के नीचे जा रहे हो, तो माइनस में आएगा। भाई आएगा या नहीं आएगा? ठीक है? तो आपके सामने है। अब इस बिंदु की स्थिति कितनी हो जाएगी भाई? आपके सामने है, ये मान लेते हैं इधर ही।
ठीक है, थोड़ा सही ले लेते हैं, मूल बिंदु को सही जगह ले लेते हैं, इस बिंदु को। ठीक है भाई। हाँ, ये बिंदु है। ठीक है भाई, इस बिंदु की स्थिति बतानी है तो आप क्या करोगे, एक एक्स अक्ष रेखा खींचोगे, एक वाई अक्ष रेखा खींचोगे। अब खींचोगे तो आपको पता है इस बिंदु की स्थिति कितनी हो जाएगी भाई, इधर 4 आ रहा है एक्स पर, पहले एक्स देखा जाता है फिर वाई देखा जाता है, वाई पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस बिंदु की स्थिति कितनी हो जाएगी, 4, 3। ठीक है भाई। तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, किसी, भाई आपके सामने ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में कोई भी बिंदु है, कोई भी वस्तु है, ठीक भाई, कोई भी पदार्थ है, किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो है एक निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है भाई, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। अब आई बात सुनने, चले भाई आगे। हाँ, चैप्टर के बारे में और पढ़ेंगे आगे, चिंता ना करें। देखो देखिए, अब आपके सामने आपको समझना होगा उन्नयन कोण और एक आता है अवनमन कोण। ठीक है भाई, एक आता है आपके सामने अवनमन कोण, ये क्या होता है। हाँ बेटा, इस डेमो क्लास का मतलब होता है मेरा पढ़ाने का तरीका देखोगे, भाई सर किस हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक भाई, किस लेवल से पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं। भाई पढ़ाते तो सभी है, भाई जो मैथ की बुक है उसको पढ़ाते तो सभी है, लेकिन उसको पढ़ाना कैसा है, पढ़ाने का तरीका देखना है। और सिलेबस तो हम कोर्स में करेंगे, हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी करेंगे भाई। अब देखो आपको जैसे आपको, अब आपको समझना है उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण को कैसे समझोगे आप लोग, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो समझाने का तरीका देखना आप लोग, उन्नयन कोण को कैसे देखोगे। देखो आपके सामने है एक लड़का है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक 20 कन्या खड़ी है, देखो यहाँ पे खड़ी है ना 20 कन्या। हाँ, ये वही है जो न्यूज चैनल में बैठते हैं ना, हाँ, गोदी मीडिया बोलते हैं, ये 20 कन्या है। तो ये लड़का है जो 20 कन्या को देख रहा है, किसको देख रहा है, ये लड़का है जो 20 कन्या को देख रहा है, हम ऐसे ही मानेंगे, लड़का देख रहा है। ठीक है भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इनकी देखो, यहाँ पे आंखें 4 हो रही है नहीं हो रही है, बताओ। देखो ये लड़का है जो 20 कन्या को देख रहा है, देख रहा है, एक सेकंड, देख रहा है भाई, ये लड़का है जो 20 कन्या को देख रहा है। तो जिस देखो अब यहाँ पे, अब आपको पता है इसकी आंख और उसकी आंख, तो इसके बीच का जो रास्ता है उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा, क्योंकि इसी रेखा से ही तो देख रहा है वो, इसको क्या बोलेंगे हम, दृष्टि, दृष्टि रेखा, क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लड़का सामने देखता, यदि ये लड़का, यदि ये लड़का सामने देखता, ठीक है भाई, हाँ, यहाँ पे अगर ये लड़का सामने देखता, देखो इसके आंखों के सामने वाली रेखा, ठीक है भाई, आंखों के सामने वाली रेखा, ठीक है भाई, यदि ये लड़का अगर सामने देखता तो इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। ठीक है भाई, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। अब देख कौन रहा है, लड़का देख रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे प्रेक्षक, इसको क्या कहेंगे हम, प्रेक्षक कहेंगे। अब देखो आपके सामने है, आंखों के सामने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, आंखों के सामने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। अगर ये लड़का है, अब देखो आपको पता है नॉर्मल ही है, जैसे मेरा चेहरा है, नॉर्मल में सीधा खड़ा हूं तो आंखों के सामने रेखा है, उसको क्या कहेंगे हम, क्षैतिज रेखा। अगर मैं सिर को ऊपर, गर्दन को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है भाई, गर्दन को क्या कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, तो आपके सामने एक दृष्टि रेखा बन जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि ये किसी वस्तु को देख रहा है, अब यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक भाई, तो लड़का है 20 कन्या को देख रहा है, तो इसका मतलब ये जो रेखा बनेगी ये दृष्टि रेखा बनेगी, और आंखों के सामने की जो रेखा है तो वो कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है भाई, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको कहेंगे हम उन्नयन कोण, उसको क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण। ठीक है भाई, उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत है। अब देखो देखिए, जब आपको पता चल गया भाई नीचे लड़का है, लड़का देख रहा है लड़की को, तो अब मुझे एक बात बताओ, उन्नयन कोण आप खुद बताओगे क्या होता है। देखो पहले बात तो है,
उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरी बात है, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और दृष्टि रेखा के नीचे बनता है। ये विशेषता है, ठीक है भाई, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्षैतिज रेखा के ऊपर बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। या फिर बात करें दृष्टि रेखा के नीचे बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। आगे बात में, अब मुझे एक बात बताओ, इस लड़के को, इस 20 कन्या को देखने के लिए गर्दन को झुकाना पड़ा या फिर गर्दन को उठाना पड़ा? ठीक भाई, तो इसमें क्या है, सिर को उठाना पड़ता है भाई। गर्दन को देखो, आपको ऊपर देखना है तो आप क्या करोगे, गर्दन को ऐसे उठाओगे ना। हाँ, तो जिसमें सिर को उठाना पड़े तो वो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। ये डायग्राम आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो ये उन्नयन कोण की विशेषता है। देखो देखिए, अब दूसरी बात है यहाँ पे, अब उल्टा ले लेते हैं। इस बार क्या है, लड़की देख रही है। इस बार क्या है, लड़की देख रही है। जो देख रही है उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब देख कौन रही है? लड़की देख रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम इस बार? प्रेक्षक। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेक्षक बोलेंगे। कोई दिक्कत है? इसको हम इस बार प्रेक्षक बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यदि ये लड़की सामने देखती, आंखों के सामने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा कहेंगे। आंखों के सामने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा कहेंगे। यदि ये लड़की सामने देखती, इसको रेखा को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? हाँ भाई, अब दोनों कोणों के बीच में जो कोण बनता है, दोनों कोणों के बीच में जो कोण बनता है, दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। ठीक है भाई, दृष्टि रेखा। देखो देखिए यहाँ पे, अब देखो आपको पता होना चाहिए। अभी मान, एक बार मान लेते हैं लड़का देख रहा था, अब कौन देख रही है? लड़की देख रही है। ठीक है भाई, अब ये लड़की देख रही है, अब देख कौन रहा है? लड़की देख रही है। अब लड़की देख रही है तो लड़की हो जाएगी प्रेक्षक, है ना, कोई वस्तु हो जाएगी। ठीक है भाई, आपके सामने। अब ये देख रही है, किसको देख रही है? लड़के को देख रही है। तो इन दोनों के बीच में जो रेखा बनेगी वो दृष्टि रेखा है। ठीक है भाई, यही रास्ता है ना इन दोनों को देखने का। ठीक है भाई, ये है दृष्टि रेखा। अब आंखों के सामने की रेखा को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा। आंखों के सामने वाली रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम? अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब देखो इसकी विशेषता आप खुद लिख सकते हो। कैसे? ये क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है और दृष्टि रेखा के ऊपर बनता है। बन रहा है ना? ये उल्टा है, इधर देखो आप, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है और दृष्टि रेखा के नीचे बन रहा है। और इधर देखो आप, ये क्षैतिज रेखा के तो नीचे बन रहा है और दृष्टि रेखा के ऊपर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे बन तो दोनों रेखा के बीच में रहा है ना। ठीक है भाई, हाँ। और दूसरी बात है, इसमें आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें लड़की को सिर को झुकाना पड़ा या फिर उठाना पड़ा? भाई आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, आपको नीचे देखना है, तो आपको सिर को झुकाना पड़ेगा या फिर उठाना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा ना। तो अवनमन कोण में सिर को झुकाना पड़ता है। अवनमन कोण में सिर को क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। तो देखो, इसमें देखो एक तो समानता भी होती है। ठीक भाई, सिमिलरिटी क्या है दोनों कोणों में, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो समानता क्या है, पहले समानता पहचानो। दोनों ही कोण है भाई, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बन रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बन रहा है, और ये भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बन रहा है। यह ही केवल एकमात्र समानता है दोनों कोणों में। दोनों कोणों में एक ही समानता है, दोनों के दोनों कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनते हैं। लेकिन भिन्नता क्या है? ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है और ये क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है, ये भिन्नता आ जाएगी। और ये भी भिन्नता है, ये दृष्टि रेखा के नीचे बन रहा है और ये दृष्टि रेखा के ऊपर बन रहा है। और एक और भिन्नता क्या है, इसमें सिर को उठाना पड़ता है। भाई नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ऊपर देखना है तो सिर को उठाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर खड़ा है कोई व्यक्ति, उसको नीचे देखना है तो सिर को झुकाना पड़ेगा ना भाई। तो इसमें सिर को झुकाना पड़ता है। आगे बात सुन में आप लोगों को, ठीक है भाई, चले आगे। हाँ भाई,
अब देखो आयत और बेलन, आपको पता है आपसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। भाई मैंने जब भी मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो स्कूलों में बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायत होती है, सर हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। नहीं होते हैं ना आप लोगों को भी? एक सेकंड। हाँ भाई, मैं आपको बात कर रहा था कि लगभग बच्चों की शिकायत रहती है, सर जो बेलन, आयतन, शंकु, गोला जो भी है उनके हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा, अगर किसी को आयत का फॉर्मूला याद है तो वो सभी फॉर्मूले 1 मिनट में बना सकते हैं, चुटकियों में बना सकते हैं, और याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल समझना आपको, आयत से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। मुझे आप लोग बताओगे पहले, आयत का फॉर्मूला तो आता होगा आप लोगों को? ठीक है भाई? हाँ, आता है ना आप लोगों को आयत का? देखो जरा, आयत के बारे में बात करते हैं हम। ये है आपके सामने आयत, आयत है। अब आयत के बारे में कोई फॉर्मूला बताइएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हमें क्या है, देखो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी भाई, ये तो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। और ये इसकी क्या हो जाएगी भाई? चौड़ाई हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है भाई, आपके सामने। हाँ भाई, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो आपको पता है ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो इस लंबाई को हम दूसरे भाषा में ये भी बात कर सकते हैं, भाई ये इसका आधार है, ये आधार है। और ये इसकी ऊंचाई नहीं बोल सकते हैं, इसकी हाइट नहीं बोल सकते हैं क्या भाई? ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आयत का फॉर्मूला देखो, लंबाई की जगह आप क्या लिख सकते हो? आधार, आधार इंटू चौड़ाई की जगह क्या लिख सकते हो आप? ऊंचाई भी लिख सकते हो। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है भाई? तो आयत का फॉर्मूला आप लंबाई इंटू चौड़ाई बोलो, चाहे आधार इंटू ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। ठीक है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, आप मेरी बात मानोगे? आपके सामने है, देखो मैंने आपको बोला था गणित का जो है आपके सामने है, ये है डेश वर्क। ठीक है, आपको ये सोल्व करवाई जाएगी, ठीक है, चिंता ना करें, हर चीज सोल्व करवाएंगे। आपके सामने ये है एक आयत है, ये क्या है? एक आयत है, आयत ये है। जैसे ही इसको फोल्ड करोगे भाई, जैसे ही इसको फोल्ड करोगे तो क्या बन रहा है आपके सामने? एक बेलन बन रहा है। ये क्या बन रहा है भाई? एक बेलन बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो इसका मतलब है इसी आयत से ही तो बेलन बना है। इसी आयत से ही तो क्या बना है? बेलन बना है। तो आपके सामने देखो यहाँ पे है, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे है आपके सामने, ये हो गया बेलन। हाँ भाई, तो आयत से हमने क्या बना दिया? बेलन बना दिया। आयत से क्या बना दिया? बेलन बना दिया। देखो कैसे भाई, ये आयत है, ऐसे ही आयत है। जैसे ही इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके सामने? एक बेलन बन जाएगा। जैसे आपने इसको फोल्ड किया है तो आपके सामने एक क्या बन गया? बेलन बन गया। क्या बन गया आपके सामने? देखो आप, एक बेलन बन गया। बन गया ना आपके सामने? तो आयत से ही तो बेलन बनता है, इसका मतलब बेलन ही तो आयत है। भाई मैं कह सकता हूँ भाई बेलन ही तो क्या है? आयत है। तो आयत से ही तो बेलन बना है। देखो ये आयत था, जैसे ही इसको फोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, इसमें जो ऊंचाई है, ऊंचाई है आपके सामने, ये ऊंचाई ये है ना आपके सामने, ये इसको मैं फोल्ड करूंगा, क्या ऊंचाई में कोई परिवर्तन आएगा क्या? ऊंचाई तो वो का वही है। तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो इसका आधार था, आधार, आधार ये है ना, आधार ये आधार पहले एक पट्टी था। अब जैसे ही इसको फोल्ड करोगे तो देखो ये आधार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। ये आधार क्या हो जाता है बेटा? गोल हो जाता है। तो ये जो आधार था, देखो मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये जो आधार है, देखो, हाँ भाई, देखो ये जो आधार है, ये आधार है ना, ये इसमें बदल जाता है। ये क्या हो जाता है? इसमें गोल हो जाता है। भाई किसी वस्तु है, कोई गोल वस्तु है, उसको आप बीच में काट दोगे, उसको लंबा कर सकते हो ना? तो ऐसी बात है, देखो ये गोल है, गोल ही तो है नीचे से, बेलन नीचे से गोल होता है। अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? वापिस लंबा हो जाएगा। ये है ना, ये आधार। तो ये आयत का जो आधार है, जैसे ही इसको फोल्ड करोगे तो ये किस में बन जाएगा?
बिल्कुल गोल बन जाएगा। और गोल क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो इस गोले को क्या कहेंगे हम? वृत्त की परिधि बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। कोई दिक्कत है? तो बेटा आयत का मैंने बताया है, जो आयत का फॉर्मूला ये होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार लंबाई इंटू चौड़ाई बोलो, चाहे आधार इंटू ऊंचाई। तो बेलन का भी वही होगा भाई। बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। कोई दिक्कत है? आधार इंटू ऊंचाई। तो बेटा इसमें देखो आयत का क्षेत्रफल हो गया आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार क्या है? एक लेंथ है। ऊंचाई भी क्या है? इसकी एक लेंथ है। अब देखो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार को पहचानना है। आधार क्या है भाई? नीचे का आधार क्या है? गोल है। और गोल क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और ऊंचाई क्या होती है? एच। ऊंचाई क्या होती है? एच। कोई दिक्कत है? तो ये बेलन का क्षेत्रफल बन जाता है 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब है आपको दुनिया में किसी भी चीज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, दुनिया में आपको किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? क्षेत्रफल। ठीक है भाई। किसी भी चीज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करोगे? आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई उसका फॉर्मूला लगा दोगे। और किसी भी चीज का आपको आयतन निकालना हो, आयतन, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई है ना। तो यहाँ पे आधार नहीं लेंगे, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल लेंगे। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे बेलन ही ले लेते हैं एक बार फिर से। आपके सामने ये बेलन है, ठीक है भाई। आपके सामने ये बेलन है, ले लेते भाई ये बेलन। इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं और आयतन भी निकाल लेते हैं। तो इसका बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार को पहचानना पड़ेगा भाई। आधार क्या है? वृत्त की परिधि। आधार क्या है? वृत्त की परिधि। 2 पाई आर। और ऊंचाई क्या है? एच। तो आधार क्या हो गया बेटा? 2 पाई आर। ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच। अब आयतन निकालना है इसका। तो आयतन कैसे निकालेगा? आधार का क्षेत्रफल। अब आधार में क्या आ रहा है बेटा? वर्त आ रहा है। आधार में क्या आ रहा है? वर्त आ रहा है। और इस वर्त का क्या लेना आपको? क्षेत्रफल लेना है। इस वर्त का क्या लेना आपको? क्षेत्रफल। तो इस वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई? पाई आर स्क्वायर। होता है नहीं होता है? और ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच। तो आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आपके सामने ये आ जाएगा। चले भाई आगे। तो आपको पता है यदि किसी को आयत का क्षेत्रफल है तो आयत से क्या बन गया? बेलन बन गया। अब आयत से ही त्रिभुज बनता है। आपको पता होना चाहिए आयत से ही क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। देखो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने है ये आयत है, आयत है। अगर मैं इसमें देखो जरा, अगर इसमें मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या खींच देता हूँ? एक लाइन खींच देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है। तो ये देखो एक आयत को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज क्या हुआ? त्रिभुज क्या इस एक आयत का आधा नहीं हो गया क्या? ये भी एक त्रिभुज है कि नहीं? तो एक आयत से कितने त्रिभुज निकल रहे हैं भाई? दो त्रिभुज निकल रहे हैं। कितने त्रिभुज निकल रहे हैं? बराबर दो त्रिभुज निकल रहे हैं। इसका मतलब है जो त्रिभुज होता है वो आयत का आधा होता है। मान लेते हैं एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल 20 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज है आयत का क्या होता है? आधा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जो आयत का क्षेत्रफल है उसका क्या कर दो आप? आधा कर दो। इसका क्या कर दो आप? आधा कर दो। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखो
जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो आप शंकु निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के टाइप का ही तो शंकु है भाई। त्रिभुज जैसा ही दिखाई देता है ना आप लोगों को शंकु। हाँ, देखो आपके सामने है, ये त्रिभुज है भाई। आप त्रिभुज बनाओ चाहे शंकु बनाओ, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। और अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ शंकु। मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, शंकु बना रहा हूँ। कोई आपत्ति है? दोनों दिखने में सेम ही है, सेम ही है। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी अभी निकला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का आधा होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्या कर दो आप, आधा कर दो, ठीक है भाई। तो इसका भी क्षेत्रफल वही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है भाई। तो 1/2, आधार को पहचानो भाई। आधार क्या है? आधार ये है। आधार क्या है? आधार ये है, यही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। आधार आपके सामने ये है, यही है। नीचे आधार नीचे होता है। और ये क्या होता है? वर्त की परिधि। क्या होता है? वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी लेते हैं भाई? क्षेत्रफल का मतलब होता है एक तरह से पेंट करना, है ना। पेंट करना, जैसे आपके सामने कोई ये शंकु है, इसके ऊपर पेंट करना है, तो आप पेंट बीच में थोड़ी कर सकते हो। जैसे बर्थडे वाली केप वाली टोपी है, उसके ऊपर आपको सिलाई करना है या पेंट करना है, डिजाइन करनी है, तो आप इसके साइड में ही करोगे, बीच में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, बीच में से खोखला होता है ना। तो इसमें दो ऊंचाइयां होती है। एक तो ये होती है ऊंचाई h, ये ऊंचाई h होती है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें हम, आपको पता है, पेंट साइड में करेंगे, तो ये कौन सी ऊंचाई है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें कौन सी ऊंचाई लेंगे? हम तिर्यक ऊंचाई लेंगे। देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो क्या बचा है? πr l। πr l, कोई दिक्कत है? πr l बच जाएगा, ठीक है। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, आयतन देखो, एक बेलन में 3 शंकु निकलते हैं। आप ध्यान से देखोगे, एक बेलन में 3 शंकु निकलते हैं। तो बेलन का आयतन क्या है? हमने अभी अभी निकाला है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसका 1/3 कर दो आप। तो किसका आयतन आ जाएगा भाई? शंकु का आयतन आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे चले भाई। भाई आगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो आप, अगर आपके सामने वर्त है, वर्त और गोले में क्या संबंध है? अब मुझे एक बात बताओ, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या आता है? ठीक है, एक वर्त का क्षेत्रफल, हाँ, वर्त, ये भी पता नहीं है क्या? हाँ भाई, आपके सामने एक वर्त है, हाँ, ये वर्त है, और मैं आपके सामने एक गोला बना रहा हूँ। तो एक क्या बना रहा हूँ मैं? गोला बना रहा हूँ। देखो गेंद, गेंद आती है ना, गेंद। हाँ, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो वर्त आ गया और एक गोला आ गया। तो आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? πr² होता है, नहीं होता है? πr²। अब आप एक क्या लो, एक गोला लो। गोला का मतलब खोखला, गेंद, कैसे कुछ भी, कैसा ही गोला लो आप। गोला ले लो एक, ये गोला ले लिया आपने। अब मुझे एक बात बताना यहाँ पे, हाँ भाई, गोला लिया है, तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे देखो, इसको इसने एक तरह से इसको काट दिया। एक बार, एक सेकंड रुकना, एक और बना लेते हैं। रहेगा ये, बराबर कर लेते हैं एक बार, रुकिएगा। मैंने कोशिश की है भाई ऐसे डबल करने की इसकी, और ये बैठ गया भाई, मामला सही बैठ गया, ठीक है। अरे ये तो फर्स्ट क्लास बैठ गया। हाँ भाई, देखो यहाँ पे
एक गेंद थी जिसको मैंने एक तो ऊपर की ओर ऐसे बांध दिया, और ठीक है भाई एक रस्सी बांधी और एक साइड में बांधी। एक तो आप देख रहे हो एक ऊपर से नीचे की ओर बांधी, एक लेफ्ट टू राइट की ओर मैंने एक रस्सी बांधी। तो आपको यहाँ पे चार छोटे छोटे वर्त दिखाई देंगे, चार छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे, वर्त दिखाई देंगे। और आपको पता है एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एक गोला है वो चार वर्तों से मिलकर बना होता है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके सामने, और कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, चार पाई आर स्क्वायर हो गए। कोई दिक्कत है, और कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ भाई, प्रायिकता। अब आपके सामने लास्ट टॉपिक आता है प्रायिकता। कोई बताइएगा प्रायिकता क्या होती है, खाने की चीज होती है, क्या होती है। देखो हम समझते हैं इसको। प्रायिकता को हम कहते हैं भाई, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, PROBABILITY। आपको पता है प्रायिकता को हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पर इसका सिमिलर वर्ड होता है एक पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई। और आपको पता है पॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभव, और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, संभावना। ठीक है भाई। तो इसका मतलब प्रायिकता क्या है, एक तरह की संभावना है। तो संभावना ही क्या है, प्रायिकता है। ठीक भाई, क्योंकि प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का ही सिमिलर वर्ड है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं हम, संभावना ही। तो संभावना ही तो क्या है, प्रायिकता है। और कैसी संभावनाएं देखेंगे हम। अब आपके सामने देखो दो तीन घटना है, एक तो निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। ठीक है भाई, सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। इसको आप संभव संभव घटना भी बोल सकते हो, और इसको आप असंभव घटना भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हो। देखो ये निश्चित घटना और अनिश्चित घटना को समझने का तरीका देखो आप लोग। ऐसी घटना जिसका घटित घटित होना क्या है, निश्चित है, 100% घटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, ऐसी घटना। आप देखो ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को भी। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण से समझते हैं। भाई साइंस में है, चिंता ना करें, मैथ में हम इतिहास भी चला लेंगे, मैथ में हम ज्योग्राफी भी डाल देंगे, मैथ में हम साइंस भी डाल देंगे, जरूरत पड़ी तो। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। देखो निश्चित घटना क्या होती है, आपको पता है, एक उदाहरण देता हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। भाई उबलने लग जाता है। भाई कभी हुआ है क्या, भाई आज पानी का मूड चेंज हो गया, वो आज है भाई 100 पे नहीं, आज वो 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, कभी हुआ क्या, एक निश्चित घटना है। भाई जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पूछेगा, तो वैसे ही पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास 5 लीटर पानी है, वो पांच का पांच ही उबलेगा। भाई उबलेगा ना, ऐसे थोड़ी एक एक लीटर कोने में पड़ा रह गया, उसको कोई देख नहीं रहा है, वो नहीं उबलेगा। तो 5 लीटर पानी है, पांच का पांच उबलेगा। तो कितना मान आया भाई, एक। पांच में पांच का भाग लगाओगे एक आएगा। अगर आपके सामने 15 लीटर पानी है, वो 15 का 15 उबलेगा, फिर भी कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अगर आपके सामने 150 लीटर पानी है, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो वो पूरा का पूरा उबलने लग जाएगा, फिर भी कितना आया, एक आया। इसका मतलब है निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, एक होता है। पी का मतलब समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी। ई का मतलब हो गया इवेंट। तो ऐसी घटना का इवेंट कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा। ठीक है भाई। अनिश्चित घटना, जो कभी भी नहीं घटेगी, जो कभी भी नहीं घटेगी। अब जैसे मान लेते हैं मेरे सामने, मेरे पास एक बैग पड़ा है, देखो। हाँ भाई, मेरे पास एक बैग पड़ा है, इसमें मान लेते हैं 5 नींबू है। इस बैग के अंदर क्या है, 5 नींबू है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस बैग के अंदर टोटल कितने नींबू है, 5 नींबू है। अब आप लोगों का आम खाने का मन हो रहा है, क्या खाने का मन हो रहा है, आम खाने का मन हो रहा है गर्मियों में। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं किसने ही हार डाल दूं, क्या इसमें से कभी आम निकलेंगे क्या। हाँ भाई, आप मुझे एक बात बताओ, इस बैग में 5 नींबू है, आप इसमें से आम निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये कभी निकलेंगे क्या, क्या ये घटना कभी हो सकती है क्या, भाई जादूगर तो होने आप। ठीक है भाई। तो
अब इसका मतलब है इस बैग में 5 नींबू थे, आप इसमें से आम निकालने की कोशिश करोगे तो कितने आम आएंगे भाई? 0 आएंगे। कितने आएंगे? 0। तो आंसर कितना आया? 0। मान लेते इस बैग में हम 15 नींबू कर देते हैं, फिर भी आम कितने निकलेंगे? 0 निकलेंगे। मान लेते बैग में 150 नींबू कर देते हैं, कितने नींबू है? 150। 150 नींबू का एक बैग है, उसमें से आप आम निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आम कभी भी निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। ऐसी घटना क्या है? अनिश्चित घटना है। और इस घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आई बात समझ में? चले भाई, देखो आपके सामने इस चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले, एक तो ये है, क्या है ये सब समझ में आ जाएगा, और एक फॉर्मूला ये है। ठीक है भाई, उदाहरण पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। देखो एक उदाहरण है आपके सामने, एक लड़का है जो डेयरी से आ रहा है और इस केतली में दूध लेके आ रहा है। अब दूध लेके आ रहा है, चाहे खाली लेके आ रहा है हमें पता नहीं, लेकिन आ रहा है। और गांव के कुछ 4-5 लोग हैं जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। और बातें कैसी कर रहे हैं? अब ये पता है, केतली को देखने पे पता चल रहा है केतली है 5 लीटर की। कितने लीटर की है भाई? 5 लीटर की केतली है। एक सेकंड। हाँ भाई, केतली है जो कितने लीटर की है भाई? 5 लीटर की है। अब एक आदमी तो बोल रहा है भाई इस 5 लीटर की केतली है, तो ये बोल रहा है भाई देखो दूध तो खत्म हो गया है। ठीक है भाई, दूध तो खत्म हो गया, शायद ये खाली लेके आ रहा है, तो 5 में से कितना आएगा? 0 आएगा। भाई एक तो बोल रहा है भाई ये केतली है जो क्या है? खाली है, बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि डेयरी पे तो दूध ही खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करे भाई? तो इसका आंसर कितना आएगा? मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर कितना आया? 0। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, नहीं एक दूसरा कह रहा है, अब उसको लग रहा है कि केतली में कुछ ना कुछ तो दूध है ना? तो एक आदमी बोल रहा है देखो इसने तो बता दिया केतली में 0 लीटर है, अब ये बता रहा है भाई केतली में कितने लीटर दूध है भाई? 1 लीटर है। कितने लीटर दूध है? 1 लीटर दूध है। कितने लीटर दूध है? 1 लीटर दूध है। तो आप बताओ अब कितना आंसर आएगा भाई? 0.2। अब ये बता रहा है केतली में 2 लीटर दूध है, भाई इसको कुछ ज्यादा लगा है। ठीक भाई, तो इसका मान कितना जाएगा? 0.4। और ये बता रहा है केतली में 3 लीटर दूध है। ठीक भाई, तो 3/5, तो इसको 3 में 5 का भाग लगाओगे 0.6 जाएगा। और ये बता रहा है केतली में कितने लीटर दूध है भाई? यहाँ पे 4 लीटर दूध है, तो कितना आ जाएगा? 0.8। 0.8 आ जाएगा, आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं मान रहा हूँ भाई इसमें देखो ये फुल भरी हुई लग रही है, तो हम मान लेते हैं इस केतली में 5 लीटर की केतली है, फुल भर के लेके आ रहा है, तभी चोरा मुस्कुरा रहा है। ठीक भाई, तो इसमें कितने लीटर दूध है भाई? 5 लीटर है, तो मान कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस केतली में ये हम संभावनाएं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? संभावनाएं लिख रहे हैं। हमने कौन सा इसको तोल के देखा है? नहीं देखा है ना भाई, तो हम संभावनाएं देख रहे हैं। तो ये 5 लीटर की केतली है, इसमें कितने कितने लीटर दूध आ सकता है भाई? ये खाली हो सकती है, हो सकती है भाई। हाँ, इसमें 1 लीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। लेकिन ये पागल आदमी कह रहा है नहीं भाई इस केतली में 6 लीटर दूध है। नहीं भाई, इस केतली में 7 लीटर दूध है। क्या 5 लीटर की केतली में 8 लीटर दूध आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। देखो इसको थोड़ा अलग से समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके सामने है भाई, आपके सामने जो केतली थी, ले लेते हैं इधर, नहीं वहां पे साफ दिखाई नहीं दे रहा था भाई। 5 लीटर की केतली है, उसमें 0 लीटर आ सकता है। 5 लीटर की केतली में आप 1 लीटर लेके आ सकते हो, 2 लीटर लेके आ सकते हो, 3 लीटर लेके आ सकते हो, 4 लीटर लेके आ सकते हो, और 5 लीटर लेके आ सकते हो। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 0.8 हो जाएगा, इसका मान 0.6 हो जाएगा, इसका मान 0.4 हो जाएगा, इसका मान 0.2, मान 0। क्या 5 लीटर की केतली में, क्या 5 लीटर की केतली में 6 लीटर आ सकता है क्या? क्या 5 लीटर की केतली में 7 लीटर आ सकता है क्या? क्या 8 आ सकता है क्या 5 लीटर की केतली में? नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये संभावना हो सकती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा मैंने,
किसी प्रायिकता का मान, किसी प्रायिकता का मान, देखो यहाँ पे जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है। किसी भी प्रायिकता का मान जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और जीरो के बराबर भी हो सकता है। देखो प्रायिकता का मान जीरो के बराबर है और जीरो से भी क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे देखो एक से छोटा हो सकता है। देखो एक से छोटा आ रहा है ना, ये मान सारे एक से छोटे, तो क्या एक के बराबर भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। तो किसी भी प्रायिकता का मान या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, या एक के बराबर होगा या फिर एक से छोटा होगा। ठीक है भाई। तो प्रायिकता का मान जीरो और एक के बीच में भी होता है और जीरो और एक भी होता है। जीरो कौन सा है, अनिश्चित घटना, और एक कौन सा है, निश्चित घटना। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये कार्य क्या है, उचित कार्य है। ये कार्य आप कर सकते हो ना भाई, ये कार्य आप कर सकते हो भाई। 5 लीटर की केतली में आप 0 लीटर डाल सकते हो, 1 लीटर डाल सकते हो, दो चार ठीक भाई, 2 3 4 5 लीटर तक आप डाल सकते हो। ये क्या है, उचित कार्य है। इसलिए हम इसको क्या दे देते हैं, उचित भिन्न का नाम दे देते हैं, उचित भिन्न। ये कार्य क्या है, अनुचित है। भाई बेवकूफों वाला काम है। भाई 5 लीटर की केतली है, क्या उसमें 6 लीटर आप डाल सकते हो, क्या नहीं डाल सकते। तो ये है अनुचित कार्य। भाई अनुचित, तो इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, अनुचित भिन्न। तो आपको बचपन में पढ़ाया जाता है भाई, जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। और इसमें क्या पढ़ाते हैं हम, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो, नंबरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। अब देखो इसको भी उचित भिन्न कहते हैं जब दोनों बराबर हो। तो आपको ये अंश बड़ा हो छोटा हो, हर बड़ा हो छोटा हो, इसमें नहीं पढ़ना है। जो उचित कार्य होगा वो उचित भिन्न होगा, जो अनुचित कार्य होगा वो अनुचित भिन्न होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चले आगे। अब देखो एक और है, ये ही फॉर्मूला है। देखो एक लड़का है जिसको मैंने काम दिया है भाई, 5 गड्ढे हैं इसमें खाद भरने हैं। क्या डालना है भाई, खाद डालना है। अब आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे गड्ढे कितने दिए भाई, 5। कितने दिए, 5 दिए। 5 गड्ढे हैं। अब 5 गड्ढे में से मुझे एक बात बताना है, यहाँ पे जो कार्य किया है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, किया गया कार्य, किया गया कार्य। और यहाँ पे लिखेंगे अ, शेष कार्य या फिर नहीं किया गया कार्य, नहीं किया गया कार्य। देखो देखो, हाँ मुझे एक बात बता, यहाँ पे मैंने इसको बोला है भाई 5 गड्ढे हैं इसमें खाद डालना है। तो भाई एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसे बालक को भेज दिया जो आलसी है बिल्कुल। वो खेत में जाके बैठ गया। मैं कुछ घंटे भर बाद में जाके देखा तो उसने एक भी गड्ढे में खाद नहीं डाला। तो कितना काम किया उसने, 5 में से कितना काम किया है, 0। अब कितने काम बाकी रह गए, 5 के 5 रह गए भाई, 5 के 5 रह गए। अब इन दोनों को जोड़ो आप लोग, तो कितना आ गया, 0 + 1, कितना आया भाई, 1 आया। कितना आया, 1 आया। ऐसा भी हो सकता है भाई, वो 5 में से उसने एक गड्ढा भर दिया, उसने 5 में से एक गड्ढा भर दिया और उसका पेट दुखने लग गया। बताओ कितना कार्य बच गया भाई, 4। अब इसका देखो आप एलसीएम ले लो, नीचे बराबर है तो ऊपर वाले को सेम कर सकते हैं भाई। तो 5/5 जोड़ सकते हो ना, तो कितना आया भाई, 1। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है उसने 2 गड्ढे खोद लिए, उसके बाद में उसका पेट दुखने लग गया हो, तो कितने बच गए भाई, 3। अभी देखो जब नीचे बराबर हो ना तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हो। तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 5/5, फिर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है भाई। यहाँ पे देखो भाई 3, शायद इतना, भाई वो संभावना है भाई, 5 गड्ढे दिए उसको, उसमें खाद डालना है। तो भाई तो ये संभावना क्या क्या है, ये भी हो सकता है वो एक भी गड्ढे में खाद ना डाला हो, या फिर एक गड्ढे में खाद डाला हो, या 2 में डाला हो, या फिर 3 में डाला हो, या फिर 4 में डाला हो, या फिर 5 में डाला हो। इसके अलावा तो ज्यादा हो ही नहीं सकता भाई, 5 ही तो काम दिए, 5 से ज्यादा थोड़ी करेगा, पागल थोड़ी है। हाँ, जब 3 गड्ढे में काम कर लिया है, 5 में से 3 गड्ढे में खाद डाल दिया, तो कितने में नहीं डाला है, 2 में। अब इसको भी जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 5/5, कितना आया भाई, 1 आ गया यहाँ पे।
भाई 5 में से 4 गड्ढे में खाद डाल दिया है तो कितना बच गया भाई, 1। ठीक भाई, तो ये कितना आ गया, 5 में से 5, तो इसका भी मान कितना आया, 1 आया। यहाँ पे 5 गड्ढे काम दिए थे, 5 में से 5 गड्ढे को भर दिया है तो कितना बच गया, 0। शेष कार्य कितना है, 0। तो कितना आ गया भाई, 1 प्लस 0 तो कितना आया भाई, 1 है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये तो है जो किया गया कार्य है, ये तो क्या है, किया गया कार्य है। और ये क्या है, ये शेष कार्य है। ये क्या है भाई, ये शेष कार्य है। अगर आपने जो काम किया है और जो काम बच गया है उसको आप जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है आपने जो काम किया है और जो आपने काम नहीं किया है, नहीं किया तो इसको यहाँ पे आप डैश भी लगा सकते हो और यहाँ पे बार भी लगा सकते हो। तो ये तो हो जाएगा भाई किया गया कार्य और ये हो जाएगा भाई नहीं किया गया। ये तो है किया गया कार्य और ये है नहीं किया गया कार्य। दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। हमने देखा है। देखो देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एक सड़क का काम चल रहा है आपके सामने। तो देखो यहाँ पे एक 20 कन्या है जो एक ठेकेदार के ऊपर बेचारे, ठीक है, भोले आदमी के ऊपर चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि ये परेशान होगी। ठीक है भाई, कोई अधिकारी है, इसने क्या है, कार्य कितना कर लिया है, पूरा 40% काम तो कर लिया है इस सड़क का। और कितना बच गया है भाई, अधूरा कितना है, 60% है। तो मैंने आपको बताया है किया गया कार्य कितना है भाई, किया गया कार्य कितना है, 40%। तो उसने 40% काम कर लिया है, कितना बच गया भाई, 60% बच गया। तो ये तो है किया गया कार्य और ये है शेष कार्य। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100%। और परसेंटेज को हटाते हो तो आपको पता है कितना आता है, 1/100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना मान है यहाँ, 1 है। तो कहने का मतलब है जो किया गया कार्य है और जो नहीं किया गया कार्य है उन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप 1 भी लिख सकते हो और इसकी जगह आप 100% भी लिख सकते हो। घबराना नहीं है, कहीं पे 100% लिख के आ जाए तो आप ऐसे नहीं घबरा जाओ, क्योंकि 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो किया गया कार्य तो नहीं किया गया कार्य को जोड़ोगे तो हमेशा 100% टोटल कार्य आ जाएगा ना। और टोटल कार्य हमेशा कितना होता है भाई, 100% होता है। ठीक भाई, तो भाई आपके सामने है जो ये दोनों डेमो क्लास है, ये मैंने 2 डेमो क्लास रखी है भाई। तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जल्दी से जल्दी आप इस बैच को परचेज कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं नहीं चाह रहा आप लोगों का ये नुकसान हो भाई, क्योंकि एडमिशन बहुत सारे बच्चों का हो चुका है और तो ये ऑफर जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाइए और इस बैच को परचेज कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं अब आगे की जो क्लासेज होगी, आपको पता है पेड रहेगी। ठीक है भाई, मैं भी गरीब आदमी हूँ और वैसे मैंने आपके लिए ज़्यादा बजट नहीं रखा है। केवल 299 300 रुपये का बैच है। 1 महीने की रिचार्ज में आप अपना सुंदर भविष्य बना सकते हो। ठीक है भाई, हाँ। तो इसलिए जाइए, ज़्यादा देरी ना करी कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा। ठीक भाई, अगर आपको इस अपने टीचर के ऊपर भरोसा है तो हकीकत की साथ कह देता हूँ, रिजल्ट भी उसी हिसाब से आ जाएगा। जितना भरोसा करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा, ये दावे के साथ है। ठीक है भाई, चले भाई फिर मिलते हैं। हाँ भाई, हाँ साइंस की भी डेमो क्लास जल्दी आने वाली है, इंग्लिश की आने वाली है। तो आप मैथ की क्लासेस 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू।